उम्मीद है अब तक आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना सीख गए होंगे, IE1 और IE2 को कंपेयर करना सीख गए होंगे, और इतना भी अब तक समझ में आ गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट की ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? एस ब्लॉक के एलिमेंट से। क्लियर? ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या वेरिएशन है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप IE1 और IE2। IE1 ही देख लेते हैं चलो। अगर आपको याद होगा इस तरह की कुछ बातचीत हमने पढ़ी है, अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा तो फिर से बोल रहा हूँ, याद कर लो बेटा। ये पूरा का पूरा ट्रेंड है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। पूरे एस ब्लॉक में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की होती है, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रोंशियम, फिर लिथियम का नंबर आता है, फिर बेरियम का नंबर आता है, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। पूरे एस ब्लॉक में न्यूनतम आयनन ऊर्जा किसकी आती है? न्यूनतम आयनन ऊर्जा सीजियम की आती है। बोरॉन परिवार थर्ड ए में भी मैंने आपको ट्रेंड बताया था, एक बार फिर से याद दिला दूं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आयनन ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटनी चाहिए, दो जगह घटती हुई भी दिखाई दे रही है। बाकी ट्रेंड जो आ रहा है, एल्यूमिनियम और गैलियम में आयनन ऊर्जा गैलियम की ज़्यादा आती है, जबकि इंडियम और थैलियम में आयनन ऊर्जा थैलियम की ज़्यादा आती है। इसके रीजन भी मैंने बताए थे, आपको याद होंगे। इसका जो रीजन है वो है डी इलेक्ट्रॉन संकुचन, डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन, और इंडियम में और थैलियम में थैलियम की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होने का जो कारण है वो कौन सा है? वो है लैंथेनाइड संकुचन, है ना। तो ये दो रीजन आपको याद रखने हैं बेटा। ये फैक्ट हैं जो हमें याद होने चाहिए हर हाल में। एक और फैक्ट मैंने बोला था, याद रखिएगा, फोर्थ है कार्बन परिवार में। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, लेकिन टिन और लेड में लेड की आयनन ऊर्जा ज़्यादा है, कारण वहाँ पर भी लैंथेनाइड संकुचन है। यानी कार्बन परिवार में अधिकतम आयनन ऊर्जा कार्बन की होती है और न्यूनतम आयनन ऊर्जा जो है वो लेड की नहीं है, वो न्यूनतम आयनन ऊर्जा किसकी होती है? टिन की होती है। बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने पूरा का पूरा एक ट्रेंड देखा है। हमने देखा कि कैसे थर्ड ग्रुप जो होता है उसमें 3D की आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा, फिर 4D और 5D की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। हमने देखा 4, 5, 6 और 10 इन ग्रुप में आयनन ऊर्जा का क्रम जस्ट अपोजिट आता है। और फिर हमने देखा कि बाकी जो बच गए इसके अलावा डी ब्लॉक के समूह, उन समूहों के लिए आयनन ऊर्जा का जो क्रम है वो इस तरह का आता है, 4D, 3D, 5D आता है। 5D की आयनन ऊर्जा आप देखते हैं जो कि आपको जनरली 4D से ज़्यादा दिखती है, और 4D से ज़्यादा आयनन ऊर्जा होने का रीजन आप क्या देते हैं यहाँ पर? लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये वो बातचीत है जो अब तक हम कर चुके हैं। क्लियर? चलें अब कुछ बातचीत कर ली जाए आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग के बारे में, आखिर इसको अप्लाई कैसे करें। तो आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग समझना, धातु क्या होती हैं? धातु वो एलिमेंट हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और अधातु क्या है? अधातु वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेते हैं बट इलेक्ट्रॉन आसानी से देते नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन देगा? जिनकी आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। और इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन नहीं देगा? जिनकी आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी है, एक तो होता है बेटा धात्विक लक्षण, मेटेलिक कैरेक्टर। धात्विक लक्षण क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती आएगा आयनन ऊर्जा के। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बैठता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव बना के देने, निम्नलिखित 4 तत्वों में किसमें धात्विक लक्षण सर्वाधिक है, उनके आयनन ऊर्जा के मान दे दें। तो आपको सिंपली 4 ऑप्शन में क्या चेक करना है? वो तत्व जिसकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम है, उसका धात्विक लक्षण सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है,
धातु की क्रियाशीलता भी इलेक्ट्रॉन देने पे भी निर्भर करती है। वो धातु जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो एक ये चीज़ भी याद रखें कि धातु की जो क्रियाशीलता है इसका भी सेम पैटर्न आएगा। धातु की क्रियाशीलता आयनन ऊर्जा के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। और धातु का काम इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले अधात्विक लक्षण, किसी भी एलिमेंट में अधात्विक लक्षण का आयनन ऊर्जा से क्या आइडिया लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। वो तत्व जहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा है उसमें अधात्विक लक्षण भी ज़्यादा होगा। वो तत्व जहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान कम है वहाँ पर अधात्विक लक्षण भी कम होगा। और अधातु की क्रियाशीलता का क्या, तो अधातु की क्रियाशीलता का सीधे समानुपाती का एक रिलेशन यहाँ भी मिलता है। अधातु की क्रियाशीलता, और बेटा ये अधातु की क्रियाशीलता जो है वो सीधे समानुपाती आती है किसके, आयनन ऊर्जा के। किसको छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़कर। अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा तो सर्वाधिक होती है बेटा, लेकिन क्रियाशीलता नहीं मिलती। तो वो एक अपवाद जरूर रहेगा, बाकी आप आइडिया लगा सकते हैं। चलो एक ये पता तो चल गया धात्विक लक्षण, और दूसरा आपको पता चला अधात्विक लक्षण। धातु की क्रियाशीलता, अधातु की क्रियाशीलता। इसके अलावा भी है, जैसे आप अपचायक क्या होता है, वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन दे दे सामने किसी दूसरी प्रजाति को वो कहलाता है अपचायक। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे उतना अच्छा अपचायक। तो आपसे अगर पूछा जाए गैसीय अवस्था में अपचायक क्षमता, तो गैसीय अवस्था में जो अपचायक क्षमता होती है वो आयनन ऊर्जा के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जहाँ आयनन ऊर्जा कम होगी वहाँ अपचायक क्षमता ज़्यादा होगी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर इनको गैसीय अवस्था में लिया है और इनकी अपचायक क्षमता आप देखना चाहते हैं गैसियस फेज में, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ये अपचायक क्षमता बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। चलो इसकी ये दूसरा ये तीसरे नंबर का एप्लीकेशन हो गया, तीसरे नंबर का अनुप्रयोग हो गया। एक और अनुप्रयोग है, यहाँ से आप संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसका आइडिया लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो भाई, सिंपल सी बात है। अब तक हमने ये देखा कि भाई IE1 जो होगा एक तो फैक्ट है, मतलब ये चीज़ तो कभी नहीं बदलने वाली। IE2 हमेशा IE1 से ज़्यादा आएगा, IE3 हमेशा IE2 से ज़्यादा आएगा, IE4 हमेशा IE3 से ज़्यादा आएगा, एंड सो ऑन। और ये चीज़, ये फैक्ट तो हमेशा रहेगा, ऑलवेज, सदैव आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा ही, चाहे कुछ भी कर ले, है ना। तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए ये ट्रेंड तो आप याद कर लो। अब आप इमेजिन करो जैसे लिथियम होगा, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 आएगा। ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद तो ऑर्बिट चेंज हो गई ना। अब इलेक्ट्रॉन जो आपको निकालना है वो बाह्यतम कोश से नहीं निकालना है, इलेक्ट्रॉन इस बार आपको आंतरिक कोश से निकालना है, और आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। यानी यहाँ पर IE2 का मान IE1 से बड़ा आना चाहिए था, वो तो फैक्ट था, आएगा ही सही। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ जाएगा, मतलब ये 5 गुना 6 गुना इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, डबल भी नहीं, 5-6 गुना दिखाई दे रहा होगा। और अगर ये वैल्यू 5-6 गुना दिखाई दे जाए तो समझ जाओ कि अब मामला बदल। अच्छा IE3 ये IE2 से ज़्यादा आएगा, बट एकदम से ज़्यादा मान कहाँ पे दिख रहा है, 5 से 6 गुना वैल्यू जहाँ बढ़ जाए, समझ जाना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा से निकाला जा रहा होगा, बाह्यतम कक्षा से नहीं निकाला जा रहा होगा। और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। भाई अगर इस तरह से 3 आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी होती, नहीं पता होता आपको कि ये लिथियम है, आपसे पूछते संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप देखते यार पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल रहा,
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में भारी मेहनत लग रही है, डबल एरो लगा रखे हैं आपने। IE2 बहुत ज़्यादा है IE1 से, यानी यहाँ पे होना हो, अब ऑर्बिट चेंज हो गई, ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से निकाला जा रहा था, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो आंतरिक कक्षा से निकाला जा रहा है। तो बाह्यतम कक्षा से कितना इलेक्ट्रॉन निकला? एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला। तो यहाँ पर वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो कितने आएंगे? 1 आएंगे। यहाँ संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 1 आएंगे। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं 2-3। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो क्या आता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या पैटर्न देखने को मिलेगा इसमें आयनन ऊर्जाओं का? तो देखना बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, आसानी से निकलेगा क्योंकि धातु है। IE2 का मान IE1 से ज़्यादा आएगा, हो सकता है डबल भी मिल जाए। IE3 का जो मान होगा सिर्फ डबल नहीं मिलेगा, 4-5 गुना मिलेगा, 5 गुना, 5 टाइम्स। IE4 इससे भी ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। अब ये डाटा क्यों मिलेगा? क्योंकि शुरुआती जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोष के हैं, और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन तो आप फिर भी आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन बाद के जो इलेक्ट्रॉन हैं, बाद के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के नहीं हैं, वो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आसानी से नहीं निकल रहे हैं। उनके लिए आयनन ऊर्जाओं के मान बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन ठीक है, आसानी से निकला, दूसरा आसानी से निकला, तीसरा नहीं निकल रहा आसानी से। तीसरा आसानी से क्यों नहीं निकल रहा? वो आंतरिक कोष का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कक्षा बदल गई। तो आपको एक शॉर्टकट बता दें, आप तो एक तिरछी लाइन खींच दिया करो, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। कहाँ खींचोगे ऊर्ध्वाधर रेखा? जहाँ पर आपको लग रहा है कि आयनन ऊर्जा का मान अचानक से बहुत चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा बदल गया। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। तो इस तरह से एक रेखा खींच दो। अब उस रेखा के आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी आयनन ऊर्जाएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर 2 आयनन ऊर्जाएं लिखी हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले होंगे, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। तो इस तरह का कुछ मामला आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते। जैसे क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दें कि तत्व X की आयनन ऊर्जा के मान निम्नानुसार हैं। तत्व X की आयनन ऊर्जा के मान निम्न अनुसार हैं। क्या क्या है आयनन ऊर्जा के मान? तो फर्स्ट वन IE1 जो दे रखा है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखा है, ठीक। अब इसका IE2 जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखा है, और इसका जो IE3 है वो दे रखा है आपका 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तब तत्व आवर्त सारणी के कौन से समूह में आएगा? ये जो एलिमेंट है वो आवर्त सारणी के कौन से समूह में आएगा? ऑप्शन फर्स्ट ए में, ऑप्शन सेकंड ए में, थर्ड ए में, फोर्थ ए में। अब मैंने देखा है इसमें यार पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा, दूसरा निकल रहा, तीसरे में तो 4 से सीधे 22 पे आ गए भाई। तो यहाँ IE2 IE3 के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है।
यानी शुरुआती 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले, तीसरा नहीं निकला। 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले यानी बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन किसकी खासियत है? सेकेंड ए की खासियत है, यानी ये जो एलिमेंट है वो सेकेंड ए को बिलोंग करना चाहिए, सेकेंड ए में आएगा। तो ये रहा आपका आंसर। आप वैलेंस शेल पता कर सकते हो कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आप ये पता कर सकते हो कि रिएक्टिव मेटल कौन सी है। आप ये पता कर सकते हो कि रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, है ना। आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि 3 या 4 एलिमेंट दे दिए, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी, पूछा अल्कली मेटल कौन सा है। तो देखो भाई, अल्कली मेटल की खासियत क्या है कि उसकी IE1 मिनिमम होगी। अब ABCD 4 एलिमेंट हैं, उनके हर एक एलिमेंट की 2-2 आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी हैं। एलिमेंट ए के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 IE2, बी के लिए IE1 IE2, सी के लिए IE1 IE2, डी के लिए IE1, तो 2-2 आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी। अब पूछा ABCD में से अल्कली मेटल कौन सा है, तो अल्कली मेटल की खासियत क्या है? उसकी तो IE1 की वैल्यू ही कम आती है। अगर किलोजूल पर मोल में देखोगे तो यही कोई 500 किलोजूल पर मोल, 600 किलोजूल पर मोल की रेंज में रहती है, 500-700 किलोजूल पर मोल। तो अगर 500 से 700 किलोजूल पर मोल की रेंज में है तो पक्का है अल्कली मेटल होगी। अल्कली अर्थ मेटल में वही 700 से 1000 के बीच में रहेगा मामला, तो वो अल्कली अर्थ मेटल है। हाँ, नॉन मेटल के लिए आयोनाइजेशन IE1 की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा होगी, 1200, 1500 इस तरह से कुछ वैल्यू है। और 2000 किलोजूल पर मोल इस रेंज के आसपास निकल जाए, इससे ऊपर निकल जाए 2400, तो हो सकता है कि ये अक्रिय गैस हो। अक्रिय गैस की IE1 सबसे ज़्यादा और क्षारीय धातु की IE1 सबसे कम। अब आपसे पूछा जाए कि क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु में फ़र्क क्या पड़ेगा, एक तो IE1 और IE2 दोनों में देखो, क्षारीय धातु की IE1 सबसे कम होगी, क्षारीय मृदा धातु की IE1 थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी क्षारीय धातु से। और क्षारीय धातु में IE1 और IE2 के बीच का गैप बहुत ज़्यादा मिलेगा, जबकि क्षारीय मृदा धातु में IE1 और IE2 के बीच का गैप उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना क्षारीय धातु में मिल रहा था। तो ऐसे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ज़्यादा अच्छे से क्लियर तो तब होगा जब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लें। डेफिनेटली आप वो DPP में करेंगे ही सही। चलिए आगे बात करते हैं। और एक और इसका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आता है ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। तो ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो भी यहाँ से पता लगाया जा सकता है। कैसे? 3 केस हैं। देखें, ये केस हैं जो अपने को याद रखने हैं कि अगर किसी भी तत्व के लिए 2 प्रारंभिक क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अंतर, क्रमागत मतलब एक के बाद एक है ना, 1 2 2 3 3 4 ये क्रमागत होते हैं। तो किसी भी तत्व के लिए अगर 2 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु से कम है, ये बेटा हमें याद नहीं रखना है, ये सामने वाला लिख के देगा ये वैल्यू, है ना, या फिर आपको कॉमन सेंस लगा सकते हो, ऐसा कुछ डाटा साथ में दिया जाएगा। तो अगर 2 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर तत्व के लिए 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से कम है, तो जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज़्यादा स्थायी होती है। क्या मतलब निकला इसका? एक तत्व X है, उसमें आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, X+ बनाया, जो ऊर्जा लगी वो IE1 है। फिर X+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, X+2 बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन, जो ऊर्जा लगी वो IE2 है। और इनके बीच का जो अंतर है वो अंतर क्या होगा? IE2 - IE1। अब ये वैल्यू सपोज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पर एटम से कम है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे X+ बनेगा और दूसरा निकालोगे तो X+2 बनेगा। अंतर 11 से कम है तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था? जो उच्च वाली है, +2 क्या है? +1 से ज़्यादा है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +2 वो ज़्यादा स्थायी है। यह आपका केस नंबर 1। अब बात करते हैं किसकी? केस 2 की। केस 2 क्या कहता है कि अगर 2 तत्वों की क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु से ज़्यादा है, तब क्या होगा? निम्न ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी, छोटी वाली जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, उसका स्थायित्व तो ज़्यादा मिलेगा। जैसे वही उसी तरह का आपने वापस से रिप्रेजेंटेशन दिया है। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, X से IE1 है, फिर X+ बना, उससे एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, X+2 बना है, तो IE2 है। इनके बीच का जो अंतर है वो है IE2 - IE1। और मैं बोल रहा हूँ कि ये अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु से अगर ज़्यादा आया तो क्या है? अगर ये ज़्यादा आता है
तो ही I1 से बने, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे X प्लस बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे +2 बनेगा, अंतर 16 से ज़्यादा है, तो +2 और +1 में छोटा कौन? +1। तो जो छोटी वाली ऑक्सीकरण अवस्था है, जो न्यून ऑक्सीकरण अवस्था है, वो ज़्यादा स्थायी होगी, X प्लस इस केस में ज़्यादा स्थायी बनेगा। ये दो तो हो गए मुख्य केस। एक तीसरा केस और बचता है, केस थर्ड। अगर दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर 11 से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु की परास में है, अगर इस तरह की स्थिति है, तब क्या होगा? तो आप मान लें कि वापस से वही रिएक्शन है और ये वैल्यू जो आ रही है वो 11 से 16 के बीच में आ रही है। उस केस में भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है, न्यून ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। बेटा केस नंबर 3 भी स्थायित्व के लिए काम में आता है, बट प्राथमिकता उसको कम दी जाती है। केस 1 और केस 2 को प्राथमिकताएं ज़्यादा मिलती हैं। ये बात आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि मैं एक एग्जाम्पल ना ले लूँ। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखें जरा बेटा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ फैक्ट मैंने सामने लिखे हैं। बेटा इन फैक्ट का आपको याद होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये जो यहाँ पे लिखा है ये तो बस मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए हमें इस डाटा की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये डाटा लिखा है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो सामने वाला डाटा भी देगा। क्लियर? फिलहाल तो ये वैल्यू है। अब इसमें क्या है, I2 I1 के बीच का डिफरेंस 12.8 है, I3 I2 के बीच का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से कम आता है, I4 और I3 के बीच का जो डिफरेंस है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से ज़्यादा आता है। तो ये कौन सा केस है? ये थर्ड केस है। और थर्ड केस जब लगता है 11 से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जब आयोनाइजेशन एनर्जी हो, तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है? लोअर वाली। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा स्थायी है? एल्यूमिनियम +1 ज़्यादा स्थायी है। अच्छा, I2 का मतलब Al+2 बनेगा, I3 का मतलब Al+3 बनेगा, और ये अंतर 11 से कम है। और अंतर 11 से कम हो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है? उच्च। +2 +3 में उच्च कौन है? +3 है, तो +3 ज़्यादा स्थायी है। अब थर्ड केस देखें, I3 से बनेगा Al+3 और I4 से बनेगा Al+4। हमने देखा ये अंतर 16 से ज़्यादा आ रहा है। 16 से ज़्यादा हो अंतर तो कौन ज़्यादा स्थायी होता है? निम्न। तो आंसर है +3। तो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में दो मिल रही हैं, +3 और +1। +3 आपके स्टार्टिंग के दो केस से है और +1 तीसरे केस से, और तीसरे केस की प्रायोरिटी कम है, महत्ता तुलनात्मक रूप से कम है। तो ओवरऑल आपसे ये पूछा जा सकता है, अब ये आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व का क्रम क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में कौन स्थायी होता? +3। उसके बाद स्थायित्व किसका आता? +1। और सबसे कम स्थायी एल्यूमिनियम में कौन सा होता? बाकी के +2 या +4। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये ट्रेंड आपको जरूर याद रखना है एल्यूमिनियम के लिए। +3 सबसे ज़्यादा स्थायी है, फिर +1 है, उसके बाद +2 का नंबर आता है। और यहाँ पर हम आयनन ऊर्जा समाप्त करते हैं और अपने लिए एक नई प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इलेक्ट्रॉन बंधुता। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। देखें बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। एक आपके पास उदासीन परमाणु है और उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हो गैसीय परमाणु में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को दरअसल क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता।
तो परिभाषा क्या हुई इलेक्ट्रॉन बंधुता की? एक विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने पर उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जैसे ये आपके पास एलिमेंट X था और इसमें आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हो, है ना? तो पहला इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ऐड होता है क्योंकि नाभिक का आकर्षण लग रहा होता है, प्रभावी नाभ की आवेश अपना काम कर रहा होता है। तो प्रभावी नाभ की आवेश मतलब नाभिक का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, ये पास पास आते हैं और जब दो विपरीत आवेश पास आएंगे इस तरह से तो ऊर्जा निकलती है। तो क्या होता है, X कन्वर्ट हो जाता है X माइनस में और साथ में क्या होता, एनर्जी रिलीज होती है। अब पुराने ज़माने में एनर्जी को इसी तरह से लिखा जाता था प्लस करके, डेल एच नहीं चलता था तब, दुनिया को पता ही नहीं था कि डेल एच जैसा क्या होता है, तो इस तरह से एनर्जी लिख देते थे। ये जो ऊर्जा यहाँ पे प्लस करके है, ये ऊर्जा निकली है और इस ऊर्जा को ही दरअसल क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम दिया गया है। एक उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड करने पर ऋणायन बनता है और ऊर्जा निकलती है। जो ऊर्जा निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक। अब क्या होता है कि जो EA1 होती है वो तो होती है पॉजिटिव। ये पुराने ज़माने का साइन कन्वेंशन है, जहाँ पॉजिटिव का मतलब होता था ऊर्जा निकल रही है, यानी अभिक्रिया जो है वो क्या है, ऊष्मा क्षेपी है, ठीक है। तो EA1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वैसे आपको मैं बता दूं, इसी प्रोसेस को जैसे ये है ना X माइनस, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। यहाँ X है और X में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, X माइनस है और X माइनस में इसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल एच है और डेल एच जो है वो माइनस ऑफ एनर्जी है। बात एक ही है, ये पुराने ज़माने का तरीका लिखने का, ये नए ज़माने का। अगर ये चीज़ प्लस में है तो डेल एच में जब उसी वैल्यू को लिखोगे तो माइनस में आ जाएगी। अगर ये प्लस एक्स है तो इधर क्या आएगा, माइनस एक्स। अगर ये माइनस एक्स है तो इधर क्या आएगा, प्लस एक्स। तो ये नया टर्म है, IUPAC की नई शब्दावली है और जनरली IUPAC की जो नई शब्दावली है उसको हमें ध्यान में लेना चाहिए। हालांकि नहीं लेते, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से ही पूछे जाते हैं। तो IUPAC कमेटी ने क्या किया कि ये चिन्ह को लेके गड़बड़ झाला ना हो, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एक नया शब्द दुनिया को दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। यही डेल एच है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि की जो वैल्यू होती है फर्स्ट वाली, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ध्यान दें, मैं बात एक ही बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। आपको दो अलग अलग चीज़ें सीखना ही नहीं है, आपको तो सीखना है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन बंधुता। आपसे जब जब पूछें कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का क्रम निकालो, आप क्रम इलेक्ट्रॉन बंधुता का ही निकालोगे। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्माशोषी प्रक्रिया है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि भी ऊष्माशोषी प्रक्रिया होगी। क्लियर है? बस आपको डिफरेंस कहाँ समझना है, आपको साइन कन्वेंशन ध्यान देना है। ये पुराने ज़माने में था, पुराने ज़माने में जब पॉजिटिव लिखते थे तो उसका मतलब ऊष्माक्षेपी होता था। अब नए ज़माने में जब नेगेटिव लिखते हैं तो उसका मतलब ऊष्माक्षेपी होता है। क्लियर? और प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण काम कर रहा होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा है तो ऊर्जा निकलेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से आप ऐड नहीं कर पा रहे तो ऊर्जा नहीं निकलेगी। सिंपल सा कंसेप्ट। तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, ऊर्जा निकलेगी, और इसीलिए EA1 जो है वो ऊष्माक्षेपी है। लेकिन अगर आपने ये जो ऋणायन लिया उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश की, X डाई नेगेटिव बनाने की कोशिश की, तो ये X में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यानी ये द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता हुई, ये EA2 है, और EA2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। मतलब EA2 हमेशा क्या होगी, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होगी।
ये अलग बात है कि इसी को जब आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि में देखोगे EgA2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब ऊष्माशोषी होता है। आपको दो वर्ड को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, आप तो इलेक्ट्रॉन बंधुता देखें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोनों के क्रम एक जैसे हैं, सारी चीज़ें एक जैसी हैं, बस जहाँ इसमें प्लस होता है वहाँ इधर माइनस दिखता है, बस इसके ज़्यादा और कुछ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता तो हम देख रहे थे कि ऊष्माक्षेपी होती है, और ये सामान्यतः ऐसा है, ज़्यादातर केस में आपको इस तरह की मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश अपना काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेता है। लेकिन जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो ऊष्माशोषी होती है, और ये हमेशा ऐसा रहेगा, सदैव ये चीज़ आपको दिखाई देगी, ऑलवेज आपको ये चीज़ दिखाई देगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। तो x माइनस कारण, आपसे अगर कभी इसका कारण पूछने तो क्या है, x माइनस और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण लगता है, जिसके कारण x माइनस में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। तो आपसे कई बार एसएसएन रीजन में पूछ लेते हैं कारण क्या है कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या है, धनात्मक है, ये उसका रीजन है। क्लियर? देखें जरा इसको, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखें जरा, मैं डेल एच के टर्म में जब भी बात करूं तो आप समझ जाना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह दिखेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता में धन का मतलब ऊष्माक्षेपी होता है, डेल एच और Eg लिखने पर ऋण का मतलब ऊष्माक्षेपी होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में ऋण का मतलब ऊष्माशोषी होता है, जबकि डेल एच और Eg में ऋण का मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी है। तो ये ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता है। प्रक्रम क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। ज़्यादातर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ऊष्मा निकलती है, प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, डेल एच के टर्म में नेगेटिव। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ऋणायन बन गया, अगला इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, तो ऋणायन इलेक्ट्रॉन के बीच लगेगा प्रतिकर्षण। इस प्रतिकर्षण को ओवरकम करने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ी, और दूसरा स्टेप क्या हो गया, ऊष्माशोषी हो गया। तो डेल H2 क्या होता, पॉजिटिव होता है। ओवरऑल अगर मैं ऑक्सीजन से ऑक्सीजन डाई नेगेटिव बनाऊं, ये रिएक्शन में थर्ड कर लूं और इसके लिए एनर्जी चेंज डेल H3 बोलूं, तो ये रिएक्शन 3 कैसे मिल सकते हैं 1 और 2 से, सोचो जरा। अगर मैं रिएक्शन 1 और 2 को जोड़ दूं तो 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, O माइनस से O माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, ये रिएक्शन 3 बन जाएगी। तो 1 और 2 को जोड़ने पर रिएक्शन 3 बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल H3 जो होता है वो इक्वल आता है किसके, डेल H1 प्लस डेल H2 के। अब डेल H1 तो क्या होता, नेगेटिव होता है, डेल H2 क्या होता, पॉजिटिव होता है, और इन दोनों का कुल योग भी पॉजिटिव मिलता है। यानी दूसरी प्रोसेस में हमें जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो कुछ ज़्यादा देनी पड़ती है उस ऊर्जा से जो कि पहली प्रोसेस में निकली थी। ये फैक्ट है जो हमें याद रखना है। क्लियर? तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ज़्यादातर केस में प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होता है, ऊर्जा निकलती है। और सभी केसेस में द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, उससे आगे की जितनी भी इलेक्ट्रॉन बंधुताएं हैं उनका मान ऋणात्मक होता है, यानी अन्य सभी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, इस प्रतिकर्षण को ओवरकम करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। ऑक्सीजन के केस में देखा जाए तो पहला स्टेप क्या है, ऊष्माक्षेपी है, दूसरा ऊष्माशोषी है, लेकिन ओवरऑल स्टेप जो है वो ऊष्माशोषी है, दोनों का कुल योग धनात्मक आता है। यह हमारी अब तक की कहानी है।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। तो बहुत सारे कारक हैं, जिसमें से पहला कारक तो आता है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कोई परमाणु अगर स्थायी है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा भाई? वो इलेक्ट्रॉन को साफ मना कर देगा, हम स्टेबल हैं, हम क्यों इलेक्ट्रॉन लें। क्लियर? और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। पहली चीज। दूसरा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि नाभिक का आकर्षण ज्यादा लग रहा है, और अगर नाभिक का आकर्षण ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन फटाफट ऐड होएगा भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन फटाफट ऐड होएगा तो भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी ज्यादा मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होती है? सीधे समानुपाती होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। और अगला फैक्टर जो आता है वो है आकार का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आकार के व्युत्क्रमानुपाती होगी। आकार बड़ा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी ज़्यादा रहेगी, नाभिक ज़्यादा आकर्षण नहीं लगा पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ये सामान्य परिस्थितियां हैं। अब समझें आवर्त सारणी की परिस्थिति क्या है, पीरियोडिक टेबल की स्थिति क्या है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कोई खास परिवर्तन नहीं है, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, और आकार अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार के क्या होती? व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो क्या होता? बढ़ता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता? घटता है। क्लियर? अब देखते हैं इसका मामला क्या बैठता है। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, सारे एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये हम पीरियोडिक टेबल के एसओपी ब्लॉक के एलिमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले काम क्या किया जाए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ कहाँ है? तो एक तो बेरिलियम के पास मिल रहा है, यानी सेकेंड ए ग्रुप जो है इसमें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है, S2 आता है। ये स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन को क्यों आने देगा? आता भी नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इक्वल लेस देन 0 है, नेगेटिव मिलता है। इक्वल लेस देन 0 का मतलब इसका प्रायोगिक मान हमारे पास नहीं है, लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में अगर कभी मान मिला तो या तो ऊर्जा निकलेगी ही नहीं, या फिर ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता की कहानी। अगला स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ मिलता है आपको? 5th ए में मिलता है, नाइट्रोजन परिवार में। 2p3 स्थायी है, तो यहाँ पर भी कहानी वही है। द्वितीय आवर्त में ये मान इक्वल लेस देन 0 है। और उसके बाद स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ मिलता है? 0 ग्रुप में 2p6, और नियोन के लिए भी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इक्वल लेस देन 0 है। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान हुए। अब बाकी का क्रम इलेक्ट्रॉन बंधुता का कैसे निकालें द्वितीय आवर्त में? तो देखो भाई, इन दोनों में बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, लिथियम की ज़्यादा होगी। साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता। तो फर्स्ट ए की इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकेंड ए से क्या है? ज़्यादा है। अब लिथियम और बोरॉन में, तो बोरॉन की क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? ज़्यादा है। बोरॉन कार्बन में, कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है। कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है। यहाँ ऑक्सीजन, अच्छा सॉरी, नाइट्रोजन की नहीं होगी क्योंकि नाइट्रोजन तो स्थायी है। तो नाइट्रोजन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा, फ्लोरीन की ज़्यादा,
और आखिरी गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का एक पैटर्न है जो आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा पैटर्न बाकी के जितने भी आवर्त हैं हर एक आवर्त के तत्वों के साथ देखने को मिलेगा। चलो और आगे बातचीत करते हैं। देखें बेटा, अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ऑर्डर क्या आता है? मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको जो मिलती है वो जीरो ग्रुप में मिलती है, इनर्ट गैस की मिलती है। सेकेंड पीरियड में बोलें तो नियॉन आएगा। जीरो ग्रुप के बाद थोड़ी बहुत जो वैल्यू है वो सेकेंड ए में मिलेगी, तो नियॉन के बाद अगला कौन आएगा? बेरिलियम आएगा। ये याद रखना आपको, है ना। सेकेंड ए के बाद फिर नंबर आता है फिफ्थ ए का, नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन आ जाएगा। फिफ्थ ए के बाद फिर आता है ऑर्डर थर्ड ए का, बोरॉन फैमिली, बोरॉन। फिर आता है फर्स्ट ए का। ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं क्योंकि हमें लगता है लिथियम तो धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं लेगी। हकीकत यह है कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से ज़्यादा है। अल्कली मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थर्ड ए बोरॉन फैमिली के मेंबर की से ज़्यादा होती है सेम ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ए थर्ड ए कार्बन आता है उसके बाद, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ ए आ जाएगा कार्बन। नाइट्रोजन तो सबसे पीछे है ही सही। फिर आता है सिक्स्थ ए ऑक्सीजन, फिर आता है सेवेंथ ए, वो आएगा फ्लोरीन। इस तरह की वैल्यू है। तो एक तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है बेटा, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा कंसेप्ट ना लगाएं, इसको ऐसा अगर याद करेंगे तो आपके लिए आसानी पड़ेगी। अगला कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उनको आप याद कर लो, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। बेटा आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कॉलेज जाओगे, और कॉलेज में बेटा पहले सेमेस्टर में तो आपका सर नीचे रहता है, सीनियर का सर ऊपर उठा रहता है, सीनियर ही शान से बाहर निकलते हैं। तो आप डेली यही देखते हो, कल भी आपने यही देखा। क्या देखा आपने कल? फिर बाहर आए शान से तेरे सीनियर। कल फिर बाहर आए शान से तेरे सीनियर। इलेक्ट्रॉन पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुताएं जो हैं वो इन एलिमेंट्स की हैं। ये आपको डायरेक्ट एज अ रिजल्ट याद होने चाहिए। शॉर्टकट मैंने बता दिया, कल फिर बाहर आए शान से तेरे सीनियर, याद हो जाएंगे। घर में मुझे लगता है 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे ये सारे एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे। तो कहीं भी देखना आप हैलोजन फैमिली सबसे आगे निकलेगी आपको। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? क्लोरीन की है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर और फिर सिलिकॉन की बारी आती है। इतना याद रखना है, बाकी आपका काम आसान है। बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम निकलेंगे। क्या याद रखना है? जीरो ग्रुप, सेकेंड ए, फिफ्थ ए, ये तो सबसे पीछे ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में। और इन तीनों में अगर कंपेरिजन आ गया तो जीरो से ज़्यादा सेकेंड ए और सेकेंड ए से ज़्यादा फिफ्थ ए। हालांकि बात गलत है, क्यों इन तीनों की इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के प्रायोगिक मान तो है ही नहीं, ये तो इक्वल लेस देन जीरो है। बट फिर भी क्या करें, मजबूरी है। तो ये ऑर्डर है जो आपको क्या करना, याद करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें, है ना। अभी आवर्त सारणी में हमने क्या पढ़ा था? लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? बढ़ती है। और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? घटती है। लेकिन हर जगह एक्चुअल ट्रेंड तो आपको मिलेगा नहीं, हमेशा इसमें गड़बड़ी आपको मिलती रहेगी। तो उसके बिहाफ पर देखें, जैसे चलो फर्स्ट ए अल्कली मेटल की बात कर रहे थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, मान लिया ये ट्रेंड है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। अब आ जाते हैं सेकेंड ए पे। तो सेकेंड ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो अप टू डाउन इनमें बात करने का मतलब नहीं, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल लेस देन जीरो, ये वैल्यू इक्वल लेस देन जीरो, तो कंपैरिजन कैसे करोगे?
ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम के लिए ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, तो सेकेंड ए में ऐसा कोई ट्रेंड है नहीं। अब थर्ड ए से लेके और लास्ट तक सिक्स्थ ए, हेलोजन, इवन दो इनर्ट गैस है ना, सब में ये ट्रेंड है। क्या बड़ी एक अजीब सी बात देखने को मिलती है, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज़्यादा आती है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड देखने को मिलता है। बोरॉन एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन। हाँ, उसके बाद डिक्रीजिंग है, जैसे यहाँ क्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन की, ब्रोमीन से कम आयोडीन की, सल्फर से कम सेलेनियम की, सेलेनियम से कम टेल्यूरियम की, यहाँ पर भी सिलिकॉन से कम जर्मेनियम की, एल्यूमिनियम से कम गैलियम की। तो ये कुछ ट्रेंड है जो यहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो बड़ी दिक्कत वाली बातचीत है ये कि वैसे तो ग्रुप में अप टू डाउन डिक्रीज हो रही है, लेकिन थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज़्यादा है। कहाँ से कहाँ ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है? बोरॉन फैमिली से हेलोजन फैमिली तक। क्या याद रखना? बोरॉन परिवार से हेलोजन परिवार तक, इवन दो अक्रिय गैस भी ले लो, तीसरे आवर्त के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता समान समूह के दूसरे आवर्त के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता से ज़्यादा होती है। कारण, दूसरे आवर्त का जो तत्व होता है बहुत छोटा होता है बेटा, इतना छोटा कि जगह कम है वहां पर इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। ये ठीक वैसे ही है कि यहाँ कोटा में तैयारी करने के लिए दो दोस्त आए, उन्होंने एक छोटा सा किचन साइज का रूम लेके रखा है, 8 बाई 8 का एक रूम ले लो, उसमें बेचारों ने 2 बेड लगा के दोनों दोस्त रहने लग गए। अब तीसरा दोस्त और आ गया बाहर से, बोले मैं भी इधर ही रहूंगा, मैं भी तैयारी करूंगा। तो आप क्या बोलोगे? भाई देख, दोस्ती अपनी जगह है, पहले ये भी तो देख जगह कितनी कम है, देख भाई आसपास कहीं एडजस्ट हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो हम तो रखेंगे ही सही। करीब करीब ऐसे ही हाल हैं इन सबके, बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक। इनके आकार छोटे हैं और इनके बातम कोष में पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन है, जगह कम है। जगह कम होने की वजह से नए आने वाले इलेक्ट्रॉन का अपोज किया जाता है, विरोध किया जाता है, उसे आसानी से नहीं आने दिया जाता। इसीलिए द्वितीय आवर्त के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता थोड़ी सी आपको कम मिलती है। लेकिन तीसरे आवर्त का तत्व, अब इमेजिन करो वही दो दोस्त जो 8 बाई 8 के कमरे में रह रहे थे, अब वो 2 BHK के फ्लैट में रह रहे हैं। 2 BHK का फ्लैट है, 2 दोस्त रह रहे हैं, तीसरा बाहर और आ गया गांव से, बोला हम भी इधर ही रहेंगे। अब दोनों को कोई दिक्कत नहीं, बोले आजा तू भी रहने लग साथ में, भाई काफी जगह है अपने पास, अब कोई अपोज नहीं होगा। क्लियर? सो स्पेस काफी आ जाता है तीसरे आवर्त के तत्व के पास, तो इलेक्ट्रॉन काफी आसानी से ऐड हो जाता है। तो आपके कोई रीजन अगर पूछ ले कि ऐसा क्यों है कि द्वितीय आवर्त के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, आकार बहुत छोटा है, इसलिए नए आने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध किया जाता है जो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा। क्योंकि तीसरे आवर्त के तत्व में आकार पर्याप्त बड़ा है, इसलिए नया आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो सकता है। और यही वजह है कि ये ट्रेंड बोरॉन से लेके हेलोजन फैमिली तक देखने में मिलता है। चलो, इलेक्ट्रॉन बंधुता की थोड़ी बहुत बातचीत हमने की, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, ये दोनों कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।